नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। 6 चरण के चुनाव हुए। अब जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें 3 दिन का समय बाकी रह गया है। चुनावी नतीजे आने में 6 दिन का समय मात्र बाकी रह गया है। बड़ा लंबा चुनाव था, लेकिन अब चुनाव के अंतिम दौर से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही हैं, जिसमें बड़े दावे हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करने वाली है। तो गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस की ओर से दावा करते हैं। गृह मंत्री ये कहते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर कांग्रेस पार्टी फोड़ेगी। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से दावा नीतीश कुमार को लेकर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं। तो लालू यादव भी ये कहते हैं कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं रह जाएगी। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा। हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा। रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए जी सर, मोदी गए। अब मोदी गए। हाँ, को लेकर जो दावे हो रहे हैं उसी के बीच 3 नेताओं ने, यानी एक तरफ तेजस्वी यादव, मीसा भारती उनकी बहन और साथ में राहुल गांधी, ये सब खाना खाते हुए एक वीडियो इन्होंने बनाया और सोशल मीडिया पर उसे जारी किया, जिसमें वो नतीजों को लेकर दावा कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इसका काउंटर भी आया है। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना? यूपी में और बिहार में ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। आप मजेदार बात ये देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी,
और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए, तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है। दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। तो इनके जो कर्म हैं वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि उनकी स्वयं की स्थिति, उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है। 4 जून को लेकर किए हुए दावों में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की तरफ से किया गया दावा भी था, जहां पर वो ये कहते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे और अगर एनडीए की सरकार फिर बनती है, मोदी सरकार फिर बनती है, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। ये सवाल सीधा मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। अंतिम चरण के चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत हर पक्ष झोंक रहा है, लेकिन 7वें चरण से ठीक पहले 400 पार के नारे के कितने करीब भारतीय जनता पार्टी। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय इस हिसाब से कि हर एक कैंडिडेट चाह रहा है कि योगी जी वहां पर जाएं, प्रचार करें। 400 पार का अभी भी आपको विश्वास, भरोसा बना हुआ है? विश्वास नहीं, बल्कि ये होना है। ये देश का मंत्र बन चुका है, नारा बन चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर हर तबके के द्वारा, हर समुदाय के द्वारा इस नारे को अपने जीवन का हिस्सा बना करके मोदी जी की लोकप्रियता, 10 वर्ष में उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्य, इन सबको ध्यान में रख करके विरासत भी, विकास भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी, स्थानीय स्तर पर विकास भी और गरीब कल्याण भी, इन सबको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन इस नारे को हकीकत में बदल रही है। और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का यह लक्ष्य भी हम एनडीए समेत अचीव करेंगे। पर पूरा विपक्ष आपके नाम पर वोटरों के बीच ये कह रहा है कि अगर 400 पार हो गए, बीजेपी फिर आ गई, तो योगी जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रखा जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। वैसे भी मैं तो एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। और मैंने पहले भी कहा, दिल्ली के सीएम से अरविंद केजरीवाल को कि केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी, और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, यूपी की 80 सीटों में आप लोग कहते हैं 80 की 80 जीतेंगे, अखिलेश यादव कहते हैं केवल क्योटो जीतेंगे, और वो एक कटाक्ष है काशी पर। चलिए, वो तो मान रहे हैं ना कि काशी हम जीत रहे हैं, इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर भी इसमें आ जाएगा, फिर वो कहेंगे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। तो ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से
80 सीट बीजेपी के पक्ष में। परिवार की सीट वो हार जाएंगे। ये तो हुआ है, होगा भी। कन्नौज पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। आजमगढ़ पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। मैनपुरी में इस बार पहली बार मजबूती से उसको जवाब दिया गया और मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। तो 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी और मैं कहता हूं 80 बने का आधार अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद हमसे बात। धन्यवाद जी। इन चुनावों को किसी एक मुद्दे पर लड़ा हुआ चुनाव नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मुद्दा जो दूसरे से लेकर छठे चरण तक कम से कम चरम पर अपने रहा, वो रहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। और ऐसे में बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। केशव प्रसाद मौर्य से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में कहा कि समीक्षा की जाएगी जिन वर्गों को ये आरक्षण मिला हुआ है उसकी। यूपी सरकार कह रही है कि चुनाव के बाद ये देखा जाएगा कि ओबीसी वर्ग में मुस्लिमों की जो जातियां उत्तर प्रदेश में आरक्षण पाई हैं वो आरक्षण के दायरे के लायक हैं या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जो कैंपेन है उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, खास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और यहां तक कहा तो यह भी जा रहा है कि शायद विपक्षी पार्टियों ने समर्थन भी किया है मुस्लिम आरक्षण का। अखिलेश तो विपक्षी अगर समर्थन नहीं करते, अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण पर डांका नहीं डालते तो हमको उनके खिलाफ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अभी कलकत्ता के हाईकोर्ट ने लाखों की संख्या में ओबीसी के लिए जारी प्रमाण पत्र किनको जारी किया था? मुसलमानों को जारी किया था, घुसपैठियों को जारी किया था, उनको रद्द कर दिया। लेकिन आपके यहाँ भी तो है ओबीसी में मुस्लिम सब बिहार में समीक्षा करेंगे जी, समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। आप भी समीक्षा करेंगे यूपी? हाँ, यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने देगा। तो ये माना जाए कि चुनाव के बाद 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जो ओबीसी के भीतर मुस्लिम जातियां हैं उनकी समीक्षा करेगी। ओबीसी के भीतर मुस्लिम जातियां मंडल आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से आ गए हैं, लेकिन धर्म के आधार पर जब आरक्षण देना मना है तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है तो उसकी समीक्षा 4 जून के बाद जरूर करेंगे। अब याद करिए तेजस्वी यादव के मछली खाने के वीडियो पर किस तरह का कांटेदार सियासी विवाद हुआ था। अब उसी का नया अध्याय सामने आया है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि नवरात्र के समय मछली खाकर तेजस्वी यादव को कांटा अटक गया है उसका, इसीलिए व्हील चेयर पर आ गए हैं। तब आरजेडी ने याद दिलाते हुए कहा है कि सेहत का मजाक उड़ाने से संस्कार दिख जाते हैं। सावन में होता है, हम लोग सावन में खाते हैं, और बेटा तो और सुभान अल्लाह है, कहता था गरीब का बेटा है, और गरीब के बेटा है तो मछली खा रहा है हेलीकॉप्टर में। आप बताइए, नवरात्र में मछली खाया, ऐसा शरीर में घुसा कि बेचारा व्हील चेयर पे चल रहा है। 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पे चलता है कोई? ये भगवान का श्राप है साथियों। 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पर चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये मछलियां जाकर कटवा जो है ना पेट में अटक गया है, समझ गए ना? बीजेपी हार के डर से इस तरह बौखलाई हुई है कि सियासत में किसी के बीमारी पर, सेहत पर, स्वास्थ्य पर वो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा कर दे रही है। 40 सीटों पर तेजस्वी यादव जी ने कांटा फंसा दिया है। अब श्री तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं पेट में कांटा फंसा है। अरे कांटा तो फंसा है आपके केंद्र की सत्ता में, जो तेजस्वी यादव जी ने फंसा दिया है। तो राजनीतिक सेहत, स्वास्थ्य बीजेपी का खराब हो गया है। ये बीमार जनता पार्टी के लोग तेजस्वी यादव जी के बीमारी पर क्या बोलेंगे? आखिरी रण से पहले मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म है और सियासत भी बहुत ज्यादा गर्म है। इसके बीच अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल गांधी अग्निबाण चला रहे हैं। वो कहते हैं कि जवानों को मजदूर बनाने का काम सरकार ने किया है। तब
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ केंद्रीय मंत्री और नेता आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर और कहते हैं कि सेना में काम करो तभी टिप्पणी करो। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, ऐसे अनेकों रक्षा सौदों के घोटाले देखे कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस ने तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी, लड़ाकू विमान नहीं दिए, 10-10 साल तक कोई निर्णय नहीं किया। अरे कांग्रेस क्या कहेगी जिसने कभी 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं दिया। यहाँ मोदी सरकार ने बॉर्डर पे 6800 किलोमीटर की सड़कें बना दी, रेलवे लाइन पहुंचा दी, हवाई पट्टियां बना दी और सेना को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रफाल विमान से लेकर INS विक्रांत युद्धपोत दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी और बाकी हथियार भी दिए। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।